गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण भाग या टॉपिक पढ़ते हैं, प्रकीर्ण कोण व संघट्ट प्राचल के बीच संबंध। तो इन दोनों के बीच का पहले एक बेसिक जानकारी पढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन स्कैटरिंग एंगल एंड इम्पैक्ट पैरामीटर। पहला है हमारे पास संघट्ट प्राचल। संघट्ट प्राचल एक वह दूरी होती है, संघट्ट प्राचल अल्फा कण के लिए वह दूरी होती है जिससे नाभिक गुजरता है। माना कि कोई तल, नाभिक का तल यह है और अल्फा कण जिस दूरी से गुजरता है तो वह है अल्फा कण के लिए यह तल है। इन दोनों के बीच की दूरी को ही संघट्ट प्राचल कहते हैं। अल्फा कण के लिए नाभिक में अन्योन्य क्रिया 0 होती है, लेकिन अल्फा कण वह नाभिक के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण अल्फा कण परवलयाकार गति कर देता है। इस कारण परवलय गति करता है। तो आगे की स्थिति है हमारे पास प्रकीर्ण कोण, स्कैटरिंग एंगल। प्रकीर्ण कोण वह कोण होता है जिससे अल्फा कण विचलित हो जाता है, यानी कि अल्फा कण के अंतिम संवेग व प्रारंभिक संवेग की दिशा में बनने वाला कोण। मतलब ऐसे माना कि संवेग अल्फा कण के लिए संवेग प्रारंभिक संवेग है p1 और अंतिम संवेग है p2। इन दोनों के दिशा में बनने वाला कोण, माना कि इसका धरातल इस प्रकार है और इन दोनों के बीच बढ़ने वाला कोण थीटा प्रकीर्ण कोण कहलाता है। अगर इसको इस प्रकार माना जाए, यानी जैसे इस कोण के आधार पर और इस कोण के आधार पर, तो माना कि यहाँ इन दोनों के बीच कोण है वह थीटा है। अगर इन दोनों को बराबर इस प्रकार माना जाए तो इन दोनों के अंतराल को हम मानते हैं डेल p, मोमेंटम संवेग के सापेक्ष। यदि p के सापेक्ष हम एक लंब डाला जाए तो ये एंगल है, ये दो भागों में बढ़ जाएगा। एक भाग रह जाएगा θ/2, दूसरा भाग फिर θ/2। यहाँ पर लंब डाला गया है तो 90 एंगल बनेगा। इसका एक पार्ट अगर इस कोण की वैल्यू पता की जाए तो ये रह जाएगा पाई माइनस θ/2, 90 एंगल से आधा एंगल और कोण बढ़ जाएगा। इस पूरे टॉपिक में हम संघट्ट प्राचल और प्रकीर्ण कोण इन दोनों के बीच का संबंध ज्ञात करेंगे। प्रकीर्ण कोण, संघट्ट प्राचल एक दूरी है b और थीटा, इन दोनों के बीच का संबंध रहेगा। तो आगे देखिए, अल्फा कण के लिए प्रारंभिक गतिज ऊर्जा व अंतिम गतिज ऊर्जा बराबर होती है। अल्फा कण के लिए प्रारंभिक और अंतिम गतिज ऊर्जा बराबर होती है। तो दोनों के लिए हम परिवर्तन मान संवेग के लिए निकालते हैं p के लिए, और दोनों की प्रारंभिक और अंतिम गतिज ऊर्जा बराबर होती है। तो दोनों के लिए इसमें p1 और p2 दोनों संवेग के लिए p बराबर mv रह जाएगा। अब हम दोनों के लिए सापेक्ष में दोनों के अंतराल निकालते हैं, क्योंकि दोनों के अंतराल के बराबर ही प्रकीर्ण कोण होता है प्रारंभिक और अंतिम में। तो अंतिम संवेग रह जाएगा p2 और प्रारंभिक संवेग रह जाएगा p1। इन दोनों का परिवर्तन डेल p। अब इन दोनों का निकालते हैं परिमाण। तो p डेल p का परिमाण कुछ इस प्रकार आ जाएगा और इनको लिखा जाएगा कुछ ऐसे, रूट ले p2 का स्क्वायर ऐसे और p माइनस प्लस p1 का स्क्वायर
माइनस 2p1 cos थीटा, ये हो जाएगा इनका परिमाण के सापेक्ष में। तो डेल p इक्वल्स टू ये रह जाएगा हमारे पास p1 और p2 दोनों m v के सापेक्ष है, तो मान कुछ ऐसा रह जाएगा स्क्वायर में, तो m का स्क्वायर v का स्क्वायर p2 के लिए प्लस m का स्क्वायर v का स्क्वायर p1 के लिए, और दोनों में रह जाएगा 2mv, और इसके लिए फिर mv दोनों के लिए, और रह जाएगा cos थीटा। इन दोनों में देखो यहां पर भी mv का स्क्वायर बन जाएगा, यहां पे mv स्क्वायर, तो यहां पे mv और mv जुड़कर 2mv स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर रह जाएगा mv का स्क्वायर। तो दोनों में हम पहले mv बाहर निकालते हैं, रूट से बाहर निकलेगा तो mv का स्क्वायर रूट से बाहर आकर ये रह जाएगा, यहां बच जाएगा दोनों का 2, और यहां रह जाएगा 2 cos थीटा। इन दोनों में से 2 और कॉमन आ सकता है, तो रूट 2 कॉमन आएगा, तो डेल p इक्वल्स टू रह जाएगा रूट 2mv, और अंदर रह जाएगा रूट में 1 माइनस cos थीटा। 1 माइनस cos थीटा को एक फॉर्मूले में लिख सकते हैं हम, 1 माइनस cos थीटा, इसे लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 सरल सूत्र से। तो डेल p इक्वल्स टू रूट 2mv, इसे रूट में लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। अब रूट 2 फिर कॉमन आएगा, रूट 2 बाहर आ जाएगा तो रूट 2 बन जाएगा, तो डेल p रह जाएगा हमारे पास 2mv sin स्क्वायर थीटा बाय 2 रूट से बाहर आएगा तो रह जाएगा sin स्क्वायर sin थीटा बाय 2। तो हमारे पास डेल p की वैल्यू ये रह जाएगी। अब हम इनके अलावा देखो डेल p संवेग और संगत प्राचल, इन दोनों के बीच का संबंध निकालने के लिए हमारे पास डेल p यानी संवेग आया है। संवेग के सापेक्ष में एक और आवेग की परिभाषा से आवेग बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को कहते हैं। तो बल और समय अंतराल के बीच में रह जाएगा, तो आवेग में रह जाएगा बल, और बल के सापेक्ष हम संवेग में अंतराल, इन दोनों के बीच संबंध स्थापित करेंगे। तो रह जाएगा इसमें रह जाएगा कोण के सापेक्ष और इसमें रह जाएगा डेल p के सापेक्ष। तो आवेग की परिभाषा रह जाएगी डेल p बराबर f cos phi डेल t, और यहाँ पे लिमिट रह जाएगी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। जब तक हमारे पास कोई लिमिट नहीं है तब तक लिमिट रह जाएगी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। यहाँ पर फाई यहाँ पर डेल p व f के मध्य कोण, ये मध्य कोण रह जाएगा हमारे लिए। तो देखो आगे यहाँ पर इस इक्वेशन में डेल t, अगर इस इक्वेशन को आप डेल फाई और डेल फाई से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, जैसे डेल p बराबर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी f cos थीटा f cos फाई डेल t, इससे डेल फाई और डेल फाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेल फाई अपॉन डेल t यह ओमेगा की वैल्यू होती है। डेल फाई अपॉन डेल t ये होता है ओमेगा। तो हमारे पास ये f cos थीटा फाई के रेस्पेक्ट में समाकलन के रूप में रह जाएगा, और डेल फाई अपॉन डेल t अपॉन होके बटे में आ जाएगा ओमेगा के रूप में। तो डेल p इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी f cos फाई, ये जीटीज रह जाएगा। यहां पर डी फाई अपॉन dt ये अपॉन में अगर ओमेगा बन जाएगा, और यहां पे रह जाएगा अपॉन में ओमेगा, और यहां पे रह जाएगा डी फाई। बस इतना सा।
तो हम अब डेल पी और इस डेल पी इन दोनों के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये रह जाएगी और इक्वेशन नंबर 2 ये रह जाएगी इन दोनों के लिए। तो देखो आगे इन दोनों इक्वेशनों को हम बराबर करते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन से हम बराबर में लिख सकते हैं एक इसमें। इस इक्वेशन में लिमिट को पता करने के लिए देखो एक इक्वेशन में हमारे पास था अल्फा कोण ये वाली और एक था हमारे पास डेल पी के सापेक्ष ये था फोर्स के लिए। नाभिक ये है नाभिक और संघट्ट प्राचर इनके बीच की दूरी थी हमारे पास बी के लिए और यहां से ये अति प्रवलयाकार पर अल्फा कण गति करता है। तो यहां पे कोण था हमारे पास अल्फा और अल्फा कोण के लिए देखो ये वाले में ये कोण हमारे पास ये रह जाएगा पाई माइनस थीटा बाय 2 नंबर से आगे वाले में जिसमें हमने प्रकीर्ण कोण में दिखाया गया था। अब स्थिति ये रह जाएगी आधा कोण ये रह जाएगा आधा कोण ये रह जाएगा। तो फाई कोण के लिए हमारे पास आधी स्थिति इस मेन लिमिट के लिए ये हमारे पास डायग्राम से बन जाएगा डेल पी इक्वल्स टू लिमिट में कोण के सापेक्ष रखेंगे तो लोअर लिमिट में ये रह जाएगा फाई माइनस थीटा बाय 2 ये माइनस में और प्लस में रह जाएगा पाई माइनस थीटा बाय 2 ये प्लस में और एच टी वैल्यू रह जाएगी एफ कोस फाई डी फाई क्वेश्चन और ये कोण हमारे पास लिमिट तो ये रह जाएगी और इसके सापेक्ष में है ओमेगा ये वैल्यू रह जाएगी। अब डेल पी और एक डेल पी दोनों को हम बराबर लिखते हैं। तो देखो आगे दोनों इक्वेशनों को इस प्रकार रह जाएगी डेल पी के सापेक्ष हमारे पास था पहली इक्वेशन में 2mv sin थीटा बाय 2 और जबकि आवेग की परिभाषा से हमारे पास है डेल पी बराबर लिमिट पाई माइनस थीटा बाय 2 माइनस से लगाकर प्लस पाई माइनस थीटा बाय 2 और एफ कोस फाई डी फाई अपॉन ओमेगा ये वैल्यू हमारे पास रह जाएगी। इन दोनों के बीच का संबंध से हमें बी और थीटा जिससे संघट्ट प्राचल और प्रकीर्ण कोण के बीच संबंध का रहेगा। तो इसको आगे सोल्व करते हैं। इनको सोल्व करने के लिए हमारे पास एफ और ओमेगा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पहले हम निकालते हैं ओमेगा की वैल्यू। ओमेगा के लिए हम निकालते हैं कोणीय संवेग की परिभाषा से कोणीय संवेग की परिभाषा से कोणीय संवेग रह जाएगा J इक्वल्स टू I ओमेगा। ये हमारे पास कोणीय संवेग होता है J इक्वल्स टू I ओमेगा जड़त्व आघूर्ण और कोणीय आवर्ती के बीच का संबंध। इसी को अगर वेक्टर के रूप में तो J वेक्टर इक्वल्स टू होता है R वेक्टर गुणा P P यहां पर संवेग है I जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है n r स्क्वायर ओमेगा का ओमेगा। जबकि हम जहां निकाल रहे हैं वह हमारे पास डिस्टेंस जो थी वह r बराबर b के है और p वेक्टर बराबर होता है v। तो हम इन दोनों इक्वेशन से लिख सकते हैं p बराबर v और r बराबर b। तो हमारे पास j और j इक्वल्स टू इन दोनों को आपस में बराबर लिख सकते हैं। तो हमारे पास रह जाएगी ये m r स्क्वायर ओमेगा इक्वल्स टू m v b। तो हम m से m कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें चाहिए इसमें ओमेगा की वैल्यू। तो ये रहा ओमेगा। तो ओमेगा बराबर रह जाएगा हमारे पास v b गुणा r स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। अब हम निकालते हैं
ओमेगा की वैल्यू आ गई, एफ के लिए निकालते हैं। एफ है हमारे पास बल, एफ के लिए निकालते हैं हम कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम दो विपरीत आवेशों के और उनके बीच की मध्य दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। तो ये कूलाम के नियम से रहेगा। कूलाम के नियम से किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित अणुओं के लिए कूलाम का नियम होता है F इक्वल्स टू K कांस्टेंट K 2E ZE 2E, यहाँ पे E इलेक्ट्रॉन है और R स्क्वायर, यहां पर ZE नाभिक के बीच, ZE यहां पर नाभिक का आवेश है और ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है 2E इलेक्ट्रॉन के आवेश है, और यहां पर दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी r स्क्वायर में है। तो F इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 2k ZE स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू रह जाएगी, देखो ये हमारे पास टोटल वैल्यू रह जाएगी F इक्वल्स टू 2k ZE स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ये वैल्यू यहां से। तो हमारे पास F की वैल्यू आ गई, ओमेगा की वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यू को इसमें पुट करते हैं। तो देखो आगे की स्थिति में हमारे पास ये रह जाएगी 2mv sin स्क्वायर sin थीटा बाई 2, ये स्थिति रह जाएगी। और आगे वाले में ये इक्वल्स टू लिमिट माइनस पाई माइनस थीटा बाई 2 प्लस पाई माइनस थीटा बाई 2, और f के लिए वैल्यू हमारे पास ये रहेगी। पहले इनको एक समाकलन के अंदर लिखते हैं, बाद में जो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी उनको सबको बाहर लिखते हैं। तो एक स्थिति के लिए सिर्फ लिखना है 2k ZE स्क्वायर बाई r स्क्वायर, ये तो थी f की वैल्यू, और ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू रही थी, इनको उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि 1 अपॉन में ओमेगा, तो ओमेगा को उल्टा करेंगे तो ये दे जाएगा r स्क्वायर v गुणा b, और इसके साथ में हमारे पास cos फाई d फाई है, तो ये रह जाएगा cos फाई d फाई, ये ढूंढे। अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है हमारे पास, इस इक्वेशन को सोल्व करने पर हमारे पास थीटा यानी प्रकेंद्र कोण, संगत प्राचल यानी r, इनके बीच का संबंध आ जाएगा। तो आगे सोल्व करते हैं, इसमें रह जाएगा 2mv sin थीटा बाई 2। आगे जो कांस्टेंट वैल्यू है उनको लेते हैं बाहर, 2k ZE स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, और ये रह जाएगी r स्क्वायर बाई b गुणा b, और लिमिट माइनस पाई माइनस थीटा बाई 2, और ये रह जाएगा प्लस पाई माइनस थीटा बाई 2, ये स्थिति रह जाएगी। आगे की स्थिति में हमारे पास जिसमें लिमिट है वो हमारे पास cos फाई d फाई, एक ना इसमें r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, और इनमें v और b रह जाएगा, v इस तरफ इस साइड आएगा तो गुणा में रह जाएगा, बाकी इन सबको नीचे की ओर लाते हैं। तो ये रह जाएगा 2, यहाँ पे m का m रह जाएगा, v इस साइड गुणा होगा तो v का b स्क्वायर, b का b साइन थीटा बाई 2 का थीटा बाई 2, 2 से 2 कट जाएंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास स्थिति रह जाएगी k ZE स्क्वायर, बाकी की वैल्यू एज इट इज। अब बराबर में इसके अंदर cos का समाकलन sin थीटा, cos फाई का वैल्यू जाएगी sin फाई में, तो cos के ऊपर लिमिट लगती, sin के ऊपर लिमिट लगेगी sin फाई, और स्थिति लिमिट रह जाएगी माइनस फाई माइनस थीटा बाई 2, फाई माइनस थीटा बाई 2, ये प्लस में ये माइनस में, दोनों के बीच स्थिति कुछ इस प्रकार बनेगी। अब इस पर लगेगी लिमिट, तो लिमिट को थोड़ा ध्यान से देखें। इसमें देखो पहले लगाते हैं अपर लिमिट में देखो इसमें रह जाएगा
साइन फाई, तो फाई में रह जाएगा साइन फाई की जगह लगेगी ये, यानी कि पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2, स्थिति ये बनी। तो देखो एक स्थिति तो ये बन गई, इसमें लोअर लिमिट माइनस में, एक इसका माइनस, दोनों हो गए प्लस, तो ये रह जाएगी प्लस, ये रह जाएगी साइन वापिस पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2, दोनों की स्थिति सेम बनी। तो देखो यहां पर साइन पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री, तो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, सेम साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो स्थिति ये बनेगी आगे की mv² b sin थीटा बाय 2 अपॉन में रह जाएगा kz² और ये रह जाएगा cos थीटा बाय 2 प्लस cos। तो देखो इसके आगे cos थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 दोनों जुड़े होकर वगैरह बन जाएंगे mv² b sin थीटा बाय 2 kz² इक्वल्स टू हो जाएगा 2 cos थीटा बाय 2, 2 यहां आएगा नीचे, तो ये रह जाएगा mv² b 2 kz², यहां पे cos थीटा बाय 2 नीचे जाएगा sin थीटा बाय 2, cos थीटा बाय 2 sin थीटा बाय 2 रह जाएगा cot थीटा बाय 2। तो ये हमारे पास इक्वेशन रह जाएगी प्रकीर्ण कोण स्कैटरिंग एंगल थीटा व संघट्ट प्राचल मतलब इंपैक्ट पैरामीटर b के बीच संबंध, ये समीकरण रहेगी। यहां पर m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v वेग है, b यहां पर संघट्ट प्राचल b दूरी है 2 का 2, k का मान 9 × 10⁹ कूलॉम के नियम से नियतांक है, z परमाणु क्रमांक, e इलेक्ट्रॉन का आवेश है और cos थीटा बाय 2 प्रकीर्ण कोण है। तो ये हमारे पास था इन दोनों के बीच का संबंध। तो आगे की स्थिति, आगे का टॉपिक हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।